दोस्तों अगले साल बारिश होने वाली है, ये सोचकर आप खेत नहीं खरीद लेते। भाई आप खेत तभी खरीदोगे जब आपको पता हो कि आने वाले 10 या एटलीस्ट 20 सालों के लिए आप उसमें खेती करने वाले हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वॉरेन बफे बोलते हैं। और ठीक यही स्ट्रेटजी को आपने शेयर मार्केट में भी फॉलो करनी है, जिसका नाम है द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी या बाय एंड होल्ड फिलॉसफी। इसी फिलॉसफी के बारे में हमने पार्ट 1 में ढंग से बात की थी। According to Warren Buffett, put together a portfolio of companies whose aggregate earnings march upward over the years, and so also will the portfolio's market value. इसके अलावा वो बोलते हैं कि किसी भी कंपनी के स्टॉक को अगर आप 10 साल तक नहीं रख सकते तो उसके बारे में 10 मिनट के लिए भी मत सोचो। और एग्जैक्ट यही बात जॉन सी जैक बोगल भी बोलते हैं कि इफ यू ट्राई टू ट्रेड इन एंड आउट ऑफ द मार्केट योर इमोशंस विल डिफीट यू टोटली। यानी कि जल्दी शेयर्स खरीदने और बेचने से आपके इमोशंस आपको गेम में हरा देंगे, जैसे कि डर और लालच, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की थी। सो शॉर्ट टर्म बैटिंग इज नॉट अ गुड वे टू गो। क्या आपको पता है कि 2009 में आइचर मोटर्स के स्टॉक का शेयर प्राइस कितना था? 597 रुपए और 40 पैसे। और आज 2022 की स्टार्टिंग में ये प्राइस है 2800 रुपए का, यानी कि लगभग मान लो कि 5 गुना, यानी कि 5 बैगर स्टॉक। अगर आपने 2009 में ये शेयर आज तक रखा होता तो आज आपका पोर्टफोलियो भी 5 गुना बढ़ गया होता। तो दोस्तों यही खूबी है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी यानी कि बाय एंड होल्ड फिलॉसफी की। दोस्तों अब इन्वेस्टिंग से जुड़ी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, जिससे आपको बाय एंड होल्ड का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, ट्रांजैक्शन फीस, जिसे ब्रोकरेज भी कहा जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बाय करना या सेल करना, तो हर ट्रांजैक्शन में लगभग 0.5% फीस चार्ज की जाती है। जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने अकाउंट खुलवाया है वो लोग ये पैसा आपसे चार्ज करते हैं। सुनने में भले ही ये परसेंटेज बहुत ही कम लग रहा हो, लेकिन जितनी बार आप शेयर्स को बाय करोगे या फिर उन्हें बेचोगे, ये 0.5% पैसा आपका कटता जाएगा। लेकिन बाय एंड होल्ड को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बस एक बार ही स्पेसिफिक कंपनीज के शेयर्स को खरीदना है और कम से कम 10 साल बाद ही उन्हें बेचना है। फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करोगे तो उतनी ही ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। दूसरी फीस जो होती है उसे कहते हैं एनुअल फीस, जो कि टिपिकली फंड्स में देखने को मिलती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस, जहां फंड मैनेजर आपसे एनुअल फीस चार्ज करता है। ये फीस मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर भी पे की जा सकती है। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सी फीस उससे चार्ज की जा रही है, जिन्हें हम हिडन फीस बोलते हैं। ये फीस अनडिस्क्लोज्ड होती हैं। बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स, सेल फोन्स, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस फर्म्स, हर कोई आपसे हिडन फीस वसूलते हैं। आज की डेट में इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ की हो गई है और इंडिया में 40 से ज्यादा फंड हाउसेस हैं जो 2500 से ज्यादा स्कीम्स बेचते हैं, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और कमोडिटीज जैसे गोल्ड वगैरह। अगर आप 1 साल से पहले ही रिडीम कर देते हैं तो आपसे 0.25% से 2.25% तक एग्जिट फीस चार्ज की जाती है। रिडीम करने का मतलब है अगर आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले ही एग्जिट मार लेते हो। अगर आप बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हैं तो इस एग्जिट फीस के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंड्स मोटे तौर पर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, एक्टिव फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो आपके फंड मैनेजर द्वारा एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं और उनका फोकस ये रहता है कि ये स्टॉक्स बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करें, इसीलिए इनकी फीस भी ज्यादा चार्ज की जाती है। दूसरे टाइप के जो फंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पैसिव फंड्स, जो कि आपके फंड मैनेजर द्वारा एक्टिवली मैनेज नहीं किए जाते और इसीलिए इनका मैनेजिंग चार्ज भी कम होता है। और मैनेजिंग चार्ज कम होने की वजह से ही पैसिव फंड्स आजकल इंडिया में ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। दोस्तों आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होना चाहिए, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स होने चाहिए, लेकिन इनका रेशियो आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से होना चाहिए, जो कि आपने इन्वेस्टिंग से पहले ही बना लेना है। चलिए आपने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान ली है, तो अब बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। आज के इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन और सेफ इन्वेस्टमेंट को जो मानते हैं वो है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टीज, जैसे लैंड या जमीन वगैरह खरीदना या फिर घर वगैरह या फ्लैट खरीदना। और आज के टाइम में इसे स्टेटस और इज्जत के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है और जितना बड़ा घर है उसके पास उतना ही स्टेटस होता है। दोस्तों अगर हम 80s या 90s की बात करें तो आमतौर पर लोग तभी घर खरीदते या बनाते थे जब वो रिटायर हो जाते थे। घर बस रहने के लिए होता था। लेकिन सन 2000 या एग्जैक्टली 2003 के बाद रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज के दाम जब इंडिया में स्काई रॉकेट होने लगे तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन गया और एक स्टेटस सिंबल बनने में से टाइम नहीं लगा। 2003 से 2013 के रियल एस्टेट बूम में जिन लोगों ने पैसा कमाया उनके और उनके रिलेटिव्स के दिमाग में ये बात छप गई है कि रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट और कुछ भी नहीं।
और रिलेटिव से सोचने लगते हैं कि काश हमने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम भी प्रॉफिट में होते। और दोस्तों, एनवी इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, और यही इमोशन उन्हें शेयर मार्केट को छोड़कर रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने को मजबूर कर देता है। जबकि पिछले 20 सालों में रियल एस्टेट ने जो कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न किया वो बस 8.3% का रहा है, जो कि बुरा नहीं है। बट इसी टाइम पीरियड में इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स 15% पर एनएम की रेट से इंक्रीज हुआ है, और 20 साल में ये कंपाउंडेड रिटर्न रियल एस्टेट की तुलना में लगभग 20 गुना निकल के आता है। अगर हम 2017 के आरबीआई की एक रिपोर्ट की बात करें तो भारत के एक एवरेज हाउस होल्ड का लगभग 77% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, 7% पैसा ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एक्सेट्रा पर इन्वेस्टेड है, 11% पैसा गोल्ड पर इन्वेस्ट किया गया है, और लगभग 5% पैसा फाइनेंशियल एसेट्स पर इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि अपनी कमाई का 77% हिस्सा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका रीजन यह भी है कि प्रॉपर्टी हो ही इतनी महंगी गई है कि एक मिडिल क्लास इंसान की पूरी कमाई आजकल घर बनाने में ही निकल जाती है। प्रॉपर्टी में लोग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी यानी कि बाय एंड होल्ड फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं और रिटर्न भी डिसेंट प्राप्त करते हैं। यही स्ट्रेटजी आप शेयर मार्केट में भी फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो पेशेंस आप प्रॉपर्टी को होल्ड करने में दिखाते हो वही पेशेंस आपको शेयर्स को होल्ड करने में भी दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बुक समरी को यहीं पर खत्म करते हैं इस पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, और ऐसी ही क्वालिटी बुक समरीज को आगे भी देखते रहने के लिए अभी बुक पंडित यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।